बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो XRD की पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि किस तरीके से डायफ्रैक्शन की इंटरप्रिटेशन करके आप अपने प्रिपेयर्ड मटेरियल के अंदर लैटिस टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं, और जब आप क्रिस्टल लैटिस की टाइप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम फिर फर्दर उसके लैटिस पैरामीटर्स को डिटरमाइन करते हैं, जिसके अंदर हमने उसकी एज लेंथ और वॉल्यूम का जिक्र किया था। आज हम उससे एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करेंगे कि आपने जो अपना लैटिस है उसके क्रिस्टलाइट साइज़ को कैसे जो है वो मेजर करना है, किस तरीके से आप क्रिस्टल का जो साइज़ है उसे डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक वेल नोन जो है फार्मूला है, डिबाय-शेरेर फार्मूला। इट इज़ अ फंडामेंटल इक्वेशन used in X-ray crystallography to estimate the size of crystalline particles in polycrystalline sample based on the broadening of diffraction peaks। ये बात याद रखनी है कि जो हमारा डिबाय-शेरेर फार्मूला है ये डायफ्रैक्शन पीक्स की ब्रॉडनिंग को कंसीडर करते हुए उसकी कि आपकी जो डायफ्रैक्शन पीक आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न ग्राफ में मिल रही है उसकी विड्थ कितनी है, वो कितनी ब्रॉड है, उसके ऊपर बुनियाद बनाकर ये आपको क्रिस्टलाइट साइज़ जो है वो बताता है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले हम ये फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है हमारे पास जी, डी इज़ इक्वल टू के लैम्डा ओवर बी कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास डिबाय-शेरेर फार्मूला है। अब वन बाय वन इसमें देखते हैं। डी जो है हमारे पास क्रिस्टलाइज साइज़ है और इसे टिपिकली हम नैनोमीटर्स के अंदर कंसीडर करते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है इसकी के जो है इसमें वो एक शेप फैक्टर के नाम से हम इसे जानते हैं, और ये डायमेंशन लेस है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता। टिपिकली शेप फैक्टर के की जो वैल्यू है 0.8 to 1 में रेंज करती है। कुछ लोग कहते हैं कि 0.8 to 1.5 में भी रेंज करती है। तो मेनली जनरली इसकी रेंज यही है, और मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स या इंटरप्रिटेशन में हम इसकी जो वैल्यू इस्तेमाल करते हैं वो 0.9 यूज़ करते हैं। ठीक है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे रेडिएशन है, जिसे एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में मालूम किया जा सकता है। बीटा जो है इट इज़ फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम FWHM ऑफ द डायफ्रैक्शन पीक इन रेडियंस। बीटा को अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अभी जो हमने बात की कि डिबाय-शेरेर फार्मूला ब्रॉडनिंग ऑफ पीक पे की बुनियाद पे हमें क्रिस्टलाइज साइज बताएगा, तो एक्चुअली बीटा ही वो जो है फैक्टर है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। थीटा हमारे पास क्या है, ब्रैग एंगल है। अब ये बीटा क्या है, फुल विड्थ ऑफ एट हाफ मैक्सिमम। इसको हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डायफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास ये 1 2 3 और 4, ये 4 मेरे पास पीक्स हैं। ठीक है, अब इसमें आप अगर सिंपली इसमें प्रिंसिपल पीक की बात करता हूँ, यानी जिसकी इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास 2 थीटा है, वाई एक्सिस पे हमारे पास इंटेंसिटी है। ये हमारे पास एक प्रिंसिपल पीक है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम का मतलब ये है कि आप ये देखें कि इस पीक की टोटल ऊंचाई जो है वो इतनी है। ठीक है, आप इसको हाफ कर दें, ये मैंने इसको हाफ कर दिया, ये इसकी हाफ मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम ऊंचाई में से ये इसकी हाफ आ गई। हाफ में इसकी विड्थ कितनी है, इस पीक की विड्थ को आप इस फैक्टर से जानते हैं जिसे हम बीटा कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। आपने क्या करना है, प्रिंसिपल पीक को कंसीडर करना है, उसके बाद आपने उसकी जो ऊंचाई है उसको हाफ पे हाफ कर लेना है। हाफ ऊंचाई में उसकी कितनी जो है वो विड्थ है, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, इसे आप बीटा कहते हैं, इसे आप बीटा कहते हैं। ठीक है, अब इसको मालूम कैसे करना है बीटा की वैल्यू को, आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो आपकी हाफ मैक्सिमम पे जो विड्थ है इसको आपने यहाँ से ऐसे यहाँ पे कंसाइड कर देना है, मिला देना है, और इसको यहाँ से आपने ऐसे मिला देना है। यहाँ आपके पास पोजीशन है। लेट्स सपोज ये सेकंड वाली 45 पे थी और पहली वाली 40 पे थी, तो 45 में से आप 40 माइनस कर देंगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 डिग्री। इस तरीके से आपने बीटा की वैल्यू को मालूम करना है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो बीटा की वैल्यू है, अगर आप गौर से देखें फार्मूले के अंदर बीटा एज एन इंटीजर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आपने अभी जो डायफ्रैक्शन पैटर्न से बीटा की वैल्यू निकाली है वो डिग्री में है, तो हम इसे अभी इक्वेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इक्वेशन में क्योंकि ये इंटीजर के तौर पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमें इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो बीटा रेडियन में निकालने के लिए जो भी आपकी बीटा की डिग्री की वैल्यू है उसे π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बीटा रेडियन के अंदर आ जाएगा। मसलन अभी हमने 5 डिग्री निकाली है बीटा की वैल्यू, तो उसे आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस रेडियन की वैल्यू को आप जो है वहाँ इस फार्मूले में पुट करेंगे कि हमारे पास है, ठीक है, जिसे शेप फैक्टर कहते हैं 0.9, लैम्डा भी हमारे पास है, एक्सरे की जो कॉमनली 1.54 एंगस्ट्रॉम हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो डी को फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा हमारे पास होगा पीक्स का, उसका कोस थीटा का एक कॉलम बनाना है, तो हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अब ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइट साइज़ को जो मेजर करने के मेथड हैं वो दो हैं। पहले तो ये है कि आपके पास जितनी पीक्स हैं सारी पीक्स का बीटा कैलकुलेट करें, उनका एवरेज ले लो, उसके बाद सारी पीक्स का थीटा कैलकुलेट करके एवरेज ले लो, और उस बीटा और जो थीटा एवरेज आप निकाल रहे हो उसको फार्मूला में पुट करके डी निकाल लो। दूसरा और आसान तरीका ये है कि आपकी जो ग्राफ है उसमें अंदर जो हाईएस्ट पीक है, जिसे प्रिंसिपल पीक भी कहते हैं, जैसे अभी हमने ये ग्राफ में अपने देखा कि ये वाली पीक जो है ये हमारी हाईएस्ट पीक है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसे प्रिंसिपल पीक कहते हैं। आपने क्या करना है, इसी का बीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है, जैसे अभी हमने उसमें किया, और उसी के थीटा को जो आपका यानी डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा ना आपका, उसके अंदर आपकी ये 2 थीटा पोजीशन आ रही होगी, इस पीक की आपके पास ये 2 थीटा पोजीशन भी होगी। इस पोजीशन को इस्तेमाल करना है और थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, ये हमने पहले कर रखा है सारा कुछ। तो उसी के थीटा को फार्मूले में पुट करके डी जो है आपने निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिस्टलाइट साइज़ आप निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, ब्रॉडनिंग ऑफ पीक जो है एक्सआरडी पैटर्न में क्रिस्टलाइट साइज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और ये इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब ये है कि क्रिस्टल का साइज़ जितना बढ़ता जाएगा ब्रॉडनिंग ऑफ पीक उतनी कम होती जाएगी, यानी पीक उतनी शार्प होती जाएगी। और अगर क्रिस्टलाइट का साइज़ आप छोटा करते जाएंगे ब्रॉडनिंग ऑफ पीक बढ़ती जाएगी और पीक जो है उतनी ब्रॉड होती जाएगी, विड्थ उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी रीज़न ये है कि स्मॉलर क्रिस्टलाइन प्रोड्यूस ब्रॉडर पीक्स ड्यू टू द लिमिटेड नंबर ऑफ एटॉमिक प्लेन कंट्रीब्यूटिंग टू द डायफ्रैक्शन पैटर्न। कि क्रिस्टल का साइज़ जितना छोटा होगा उसमें जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेन्स जो हैं वो भी कम होंगे, तो डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है हमें वो इतना शार्प नहीं मिलेगा बल्कि ब्रॉड मिलेगा। उसके बाद के जो है, के डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले बताया, क्रिस्टलाइट की शेप पे। अगर सफेरिकल क्रिस्टलाइट है उसके लिए 0.89 यूज़ करोगे, अगर क्यूबिक क्रिस्टलाइट है तो उसके लिए के की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद हो सकता है कि डी को मेजर करते हुए आपके एरर मशीन में जो है वो एरर आ जाए, तो अगर ऐसा केस है तो हम इंस्ट्रूमेंटल करेक्शन अप्लाई करते हैं, तो हम उसके लिए बीटा करेक्टेड निकालते हैं, यानी बीटा स्केयर मैयड जो आप कर चुके हैं उसमें से बीटा स्केयर इंस्ट्रूमेंटल को माइनस करके टोटल का अंडर रूट ले लेना है, तो ये हमारे पास बीटा करेक्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इसको आप पुट करके अपना क्रिस्टलाइट साइज़ मेजर करेंगे। अब मिसाल लेते हैं जी, किस तरीके से आपने क्रिस्टलाइट साइज़ को मेजर करना है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक निकल ऑक्साइड का डायफ्रैक्शन पैटर्न है, एक्सआरडी परफॉर्म की गई निकल ऑक्साइड क्रिस्टल की, तो ये मेरे पास इसमें 5 पीक्स आती हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसमें से जो हाईएस्ट पीक है उसकी इंटेंसिटी 100 है। अब हमारे पास इसका कुछ डाटा है जी, हमारे पास ये 5 पीक्स थी, ठीक है, एक्सआरडी परफॉर्म की गई, 5 पीक्स थी, उनकी 2 थीटा पोजीशंस दी गई। उसके बाद FWHM फुल विड्थ ऑफ एट हाफ मैक्सिमम दिया गया बीटा, और साथ उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी हमें दी गई। ये हमें एक्सआरडी परफॉर्म करने के बाद ये सारी चीज़ें मिल गई। अब हमने इसको इस्तेमाल करके किस तरीके से अपना क्रिस्टलाइट का साइज़ मालूम करना है, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास ग्राफ का डाटा है। हमारे पास डिबाय-शेरर फार्मूला है D = K लैम्डा ओवर बीटा कोस थीटा। K हमारे पास 0.9 है शेप फैक्टर, लैम्डा 1.54 एंगस्ट्रॉम है या 0.154 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम यूज़ करेंगे तो क्रिस्टलाइट साइज़ एंगस्ट्रॉम में आएगा, नैनोमीटर यूज़ करेंगे तो क्रिस्टलाइट साइज़ नैनोमीटर में आएगा। 2 थीटा यानी हम प्रिंसिपल पीक का ये इस्तेमाल करेंगे, 2 थीटा है 43.2722, इसको 2 पे डिवाइड करके हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया। इसी का फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम हम इस्तेमाल करेंगे बीटा, वो हमारे पास है 0.2952 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेडियन में आ गया। अब फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, के 0.9, लैम्डा 1.54, बीटा 0.00515 रेडियन और कोस थीटा। जब आप ये पुट करेंगे तो क्रिस्टलाइट साइज़ आ जाएगा 289.52 एंगस्ट्रॉम।
इस तरीके से डिबाय-शेरेर फार्मूला इस्तेमाल करके आप क्रिस्टलाइज साइज़ को मेजर कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज साइज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, विलियमसन हॉल मेथड। It is an analytical technique used in material science to estimate the crystallite size and microstrain in crystalline material. डिबाय-शेरेर फार्मूला और विलियमसन हॉल मेथड में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वो भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि डिबाय-शेरेर फार्मूला में क्या लिमिटेशन थी जिसको दूर करने के लिए विलियमसन हॉल मेथड का इस्तेमाल हमें करना पड़ा। अभी के लिए आप ये याद करें कि विलियमसन हॉल मेथड क्रिस्टलाइन साइज़ को भी मेजर करता है और माइक्रोस्ट्रेन को भी मेजर करता है मटेरियल के अंदर। अब माइक्रोस्ट्रेन क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्टॉर्शन और डिफॉर्मेशन इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ मटेरियल। यानी आपने जो मटेरियल सिंथेसाइज किया उसका क्रिस्टल लैटिस आपके पास है, तो उस क्रिस्टल लैटिस में लोकलाइज्ड कुछ ख़ास मखसूस जगहों पे छोटे छोटे डिस्टॉर्शंस हो सकती हैं, डिफॉर्मेशन हो सकती हैं कि आपका क्रिस्टल लैटिस वहाँ पे ठीक नहीं हो सकता, उसमें कोई ख़राबी हो सकती है, उसे आप माइक्रोस्ट्रेन का नाम देते हैं। अब ये जो डिस्टॉर्शंस हैं ये इम्परफेक्शन से जो है वो अराइज होती हैं। इम्परफेक्शन का मतलब ये है कोई ना कोई गलती है, आपका क्रिस्टल लैटिस बिल्कुल ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है। अब ये जो इम्परफेक्शन है ये डिसलोकेशन भी हो सकती हैं, वैकेंसीज भी हो सकती हैं, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज़ भी हैं, ग्रेन बाउंड्रीज भी हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेस भी है, स्ट्रेन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जिन्हें आप क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स के नाम से जानते हैं, ये सब कुछ माइक्रोस्ट्रेन जो है वो पैदा करती हैं। ठीक है, ये आप इनको वन बाय वन स्टडी भी कर सकते हैं, कोई इतनी ये मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। मेनली बात याद रखनी है कि आपने जो क्रिस्टलाइन मटेरियल सिंथेसाइज किया है उसके लैटिस में, उस मटेरियल में कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो डिफेक्ट्स मुख्तलिफ तरीके के हैं, डिसलोकेशन हो सकती है, वैकेंसी है, इम्प्योरिटीज़ है, ग्रेन बाउंड्रीज़ है, एक्सटर्नल स्ट्रेस है। उन डिफेक्ट्स की वजह से आपके मटेरियल में एक स्ट्रेन आ सकता है, यानी वो नॉर्मल नहीं रहता, उसकी जो आप समझ लें ब्रॉडनिंग है वो बढ़ जाती है या कम हो सकती है, आपका मटेरियल नॉर्मल नहीं होता, तो उसको आप माइक्रोस्ट्रेन कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी ब्रॉडनिंग ऑफ पीक है डायफ्रैक्शन पैटर्न में, वो स्ट्रॉन्गली डिपेंड करती है क्रिस्टलाइट साइज़ पे, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन डिफेक्ट्स की वजह से एक्चुअली आपके क्रिस्टलाइट का साइज़ चेंज होता है, या तो वो बढ़ सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है। तो जब साइज़ कम या ज़्यादा होगा तो आपकी जो डायफ्रैक्शन पैटर्न की पीक है उसकी ब्रॉडनिंग भी डिस्टर्ब होगी, वो भी ज़्यादा हो सकती है या थोड़ी हो सकती है। तो विलियमसन हॉल मेथड एक्चुअली उस जो डिफेक्ट्स की वजह से या माइक्रोस्ट्रेन की वजह से जो ब्रॉडनिंग ऑफ पीक आती है उसको भी मेजर करती है, और एक्चुअली जो क्रिस्टलाइट साइज़ की वजह से ब्रॉडनिंग ऑफ पीक होती है उसको भी मेजर करती है। These are called microstrain because these strain values are typically very small on the order of 10 raised to power minus 3 to 10 raised to power minus 6। इन्हें माइक्रोस्ट्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू 10 raised to power minus 3 से -6 के दरमियान रेंज करती है, बहुत स्मॉल होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें विलियमसन हॉल मेथड इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले लिमिटेशन है डिबाय-शेरेर फार्मूला की, इट कंसीडर द क्रिस्टलाइट एज एन आइडियल क्रिस्टल नो डिफेक्ट्स। ये जो डिबाय-शेरेर फार्मूला है ये क्रिस्टलाइट को जो है एक आइडियल क्रिस्टल मानता है कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट यानी मटेरियल क्रिस्टलाइन मटेरियल परफेक्ट नहीं सिंथेसाइज किया जा सकता, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट जो है वो लाजमी होता है। It relates the peak width only to the size of crystallite, while the width of peak depends not only on the size of crystallite but also on the strain on the lattice। यही बात मैंने अभी की कि जो ब्रॉडनिंग ऑफ पीक है ये आपके डायफ्रैक्शन पैटर्न में, ये जो ब्रॉडनिंग है पीक की, ये ब्रॉडनिंग सिर्फ क्रिस्टलाइट साइज़ पे डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके अंदर जो स्ट्रेन आ रहा है उसके अंदर भी डिपेंड करती है। तो सिंपली अगर आप देखते हैं कि साइज़ रिड्यूस हो जाए डिफेक्ट्स की वजह से, उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं, अगर साइज़ इंक्रीज़ हो जाए तो टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। तो ये जो माइक्रो स्ट्रेन है, डिफेक्ट्स हैं, स्ट्रेन्स आ रहे हैं, लेट्स टू ब्रॉडनिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पीक्स। मतलब अगर एक आइडियल क्रिस्टल की आप पीक ले लें कि वो इतनी है, इतनी ब्रॉड है, तो डिफेक्ट्स की वजह से मान लें वो उसकी ब्रॉडनिंग ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, तो विलियमसन हॉल मेथड यानी डिफेक्ट्स की वजह से कितनी ब्रॉडनिंग बढ़ी है उसको मेजर करता है। इट कवर्स ऑल द पैरामीटर्स एंड गिव्स अ बेटर एस्टिमेट ऑफ क्रिस्टलाइट साइज।
विलियमसन हॉल मेथड सेपरेट्स माइक्रो स्ट्रेन ब्रॉडनिंग फ्रॉम द साइज ब्रॉडनिंग। ठीक है, ये क्या करता है कि उस पीक में दो तरीके से अब ब्रॉडनिंग आ रही है, एक तो माइक्रो स्ट्रेन की वजह से ब्रॉडनिंग है और दूसरा क्रिस्टल के एक्चुअल साइज़ की वजह से ब्रॉडनिंग है। तो ये उन दोनों को सेपरेट करता है, यानी ये बीटा सैंपल टोटल ब्रॉडनिंग जो है वो आपको बताएगा क्या है कि क्रिस्टलाइन साइज़ की वजह से जो ब्रॉडनिंग है प्लस लैटिस स्ट्रेन की वजह से जो ब्रॉडनिंग है, ये इन दोनों का सम करके आपको टोटल ब्रॉडनिंग के बारे में बताएगा। यानी एक्चुअली ये क्रिस्टलाइज साइज और स्ट्रेन की वजह से जो जो ब्रॉडनिंग है उनको सेपरेट भी कर देता है। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप इन क्रिस्टलाइज साइज से जितनी ब्रॉडनिंग पीक में आ रही है और लैटिस स्ट्रेन से कितनी ब्रॉडनिंग पीक में आ रही है, इन दोनों को मालूम करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन मॉडल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट किया जाता है। इसके मुताबिक जो क्रिस्टलाइज साइज़ की वजह से पीक में ब्रॉडनिंग है बीटा फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, इसका फार्मूला है के लैम्डा ओवर डी कॉस थीटा। और लैटिस स्ट्रेन आपने अगर कैलकुलेट करना है कि लैटिस स्ट्रेन की वजह से कितनी आपकी पीक में ब्रॉडनिंग आई है, कितने बीटा की वैल्यू आई है, वो उसका फार्मूला है 4e tan थीटा, जिसे आप 4e sin थीटा ओवर कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो हमारा ई है ये माइक्रो स्ट्रेन है और डी हमारे पास जो है ये वाला डी ये क्रिस्टलाइट साइज़ है। ठीक है, तो टोटल ब्रॉडनिंग के लिए आपने क्या करना है, बीटा क्रिस्टलाइट साइज़ और बीटा लैटिस स्ट्रेन इन दो वैल्यू को आपने क्या करना है, सम करना है। तो हमारे पास टोटल जो है ब्रॉडनिंग ऑफ पीक आ जाएगी। अब अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के अंदर कोस थीटा जो है वो कॉमन है, तो हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो हमने इस कोस थीटा को 1 ओवर कोस थीटा को बाहर निकाला तो अंदर के लैम्डा ओवर डी प्लस 4e साइन थीटा बचा। तो कोस थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन बनेगी बी कोस थीटा इज इक्वल टू के लैम्डा ओवर डी प्लस 4e साइन थीटा। अब आप इस पर अगर गौर करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास इंटरसेप्ट है, ये 4e हमारे पास स्लोप है और साइन थीटा हमारे पास x है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हम लेंगे कि आपका जो साइन थीटा है इसको आप x एक्सिस पे लेंगे, ठीक है, और y जो है बीटा कोस थीटा इसे आप y एक्सिस पे लेंगे। के लैम्डा ओवर डी इंटरसेप्ट है, यानी जो आपकी लाइन है वो y एक्सिस पे कहाँ आकर कनेक्ट करती है, ये वाली वैल्यू आपकी इंटरसेप्ट की हो जाएगी और ये हमारे पास एक बेस्ट फिट लाइन बनेगी जिसका स्लोप 4e है। अब इन चीज़ों को मेजर कैसे करना है, सिंपली आपने ये देखना है कि आपके पास वो जो पीक का डाटा था 5 पीक्स का, उसमें 2 थीटा पोजीशन है, उससे थीटा निकाल लेना है, साइन थीटा निकाल लेना है और कोस थीटा निकाल लेना है और बीटा कोस थीटा निकाल लेना है। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक, अब इसमें ये जो साइन थीटा और ये बीटा कोस थीटा, ये एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, एक्स और वाई। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने एक सॉफ्टवेयर है ओरिजिन उसके अंदर पुट करना है, क्योंकि हम इसको मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते इंटरसेप्ट और स्लोप को। ठीक है, आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो ओरिजिन सॉफ्टवेयर में जो है अप्लाई करेंगे और वो आपको बेस्ट फिट लाइन जो है वो बना कर दे देगा, जिससे आपको स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी। लेट सपोज ये हमें जो है बेस्ट फिट लाइन मिली है y इज इक्वल टू 0.329x प्लस 0.0023, ये हमारे पास इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास स्लोप है। करना क्या होता है, सिंपली ये आप अगर आप देखें ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में ग्राफ हमें मिला हुआ है, तो इसमें जब आप वैल्यूज़ एक्स और वाई की पुट करेंगे तो ये आपको सारा कुछ कैलकुलेट करके दे देगा। इसमें ये हमारा इंटरसेप्ट है और ये हमारा स्लोप है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को जब आपने सॉफ्टवेयर में ये अप्लाई किया एक्स और वाई की वैल्यूज़ को, तो हमें ये मिल जाएगा स्लोप और इंटरसेप्ट, बेस्ट फिट लाइन मिल गई। अब हमने अभी पढ़ा कि के लैम्डा ओवर डी इंटरसेप्ट के बराबर था। अब हमारे पास डी निकालने के लिए फार्मूला है के लैम्डा ओवर इंटरसेप्ट। के भी हमारे पास है, लैम्डा भी हमारे पास है, इंटरसेप्ट हमें सॉफ्टवेयर ने निकाल दिया, तो हम इससे क्रिस्टल साइज एक्चुअली मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्लोप 4e के बराबर है, तो e जो है वो स्लोप ओवर 4 के बराबर हो जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू हमें और सॉफ्टवेयर निकाल के देगा, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमें माइक्रो स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से विलियमसन हॉल मेथड जो है बेहतर तौर पे क्रिस्टलाइट साइज़ को मेजर करता है।
नेक्स्ट हम अपनी बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की जिसका नाम है टेक्सचर कोएफिशिएंट। इट इज़ अ मेजर यूज्ड इन एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस टू क्वांटिफाई द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टलाइज इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। यानी टेक्सचर कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल में किस डायरेक्शन में प्रेफरली ग्रोथ होगी। ये आपको वो डायरेक्शन या ओरिएंटेशन निकाल के देता है कि किस प्लेन में या किस प्लेन के अलोंग या किस डायरेक्शन में प्रेफरेबली ग्रोथ आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल की होगी। ये आपको वो निकाल के देता है। ठीक है, टेक्सचर कोएफिशिएंट का फार्मूला है हमारे पास n इंटू आई डिवाइडेड बाई आई नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा आई ओवर आई नॉट। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ पीक्स मार्क विद द रेफरेंस कार्ड, और आई जो है इंटेंसिटी ऑफ पीक फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा, आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ पीक फ्रॉम द रेफरेंस कार्ड। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इनको अच्छे तरीके से हमने समझना है। एन रेफरेंस कार्ड क्या होता है कि हमारे पास इंटरनेशनल क्रिस्टलोग्राफी जो हमारे पास सिस्टम है उसके अंदर हर मटेरियल का एक रेफरेंस कार्ड बना हुआ है जिसके अंदर उस मटेरियल की जो ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में बेस्ट फिट वैल्यूज़ जो हैं सारी की सारी हमें वहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है डायफ्रैक्शन पैटर्न के हवाले से। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक रेफरेंस कार्ड है निकल ऑक्साइड का जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर उसका रेफरेंस कोड ICST नेम है, एम्पिरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये क्यूबिक होता है इसका क्रिस्टल सिस्टम, स्पेस ग्रुप क्या है, स्पेस ग्रुप नंबर क्या है, इसकी डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में की थी। लैटिस पैरामीटर्स हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी इसकी जो हैं उन्होंने दी हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पीक्स की लिस्ट है जो हमारे पास इसका ग्राफ जो है बनता है। ये हमारे पास 5 पीक्स हैं उनकी, और पीक्स की हर पीक की उन्होंने जो है वो HKL वैल्यूज़ भी दी हैं, डी स्पेसिंग दी है, 2 थीटा दिया है, और इंटेंसिटी की परसेंटेज दी है। तो ये रेफरेंस कार्ड है हमारे साथ। हमने क्या किया, हमने अपना निकल ऑक्साइड मटेरियल बनाया। बनाने के बाद हमने उसका XRD की तो लेट सपोज हमारे पास उसका जो XRD पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का आया। ठीक है, ये XRD पैटर्न वो है जो हमने अभी जो है वो किया है परफॉर्म। हमारे पास ये 5 पीक्स का जो है वो डाटा आएगा इस तरीके से। हमने क्या करना है, इस डाटा को उस रेफरेंस कार्ड के साथ मैच करना है, पार्टिकुलरली पोजीशन को। लेट सपोज हमने XRD हमारे पास ये 5 पीक्स आई, 1 2 3 4 और ये 5। इन पांचों पीक्स की पोजीशन को हमने रेफरेंस कार्ड की पोजीशन के साथ मैच करना है और बताना है कि हमारी कितनी पीक्स रेफरेंस कार्ड के साथ मैच कर रही हैं। तो जितनी पीक्स हमारी रेफरेंस कार्ड के साथ मैच करेंगी उसे हम कैपिटल N के नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ पीक्स दैट मैच विद द रेफरेंस कार्ड, जो हम अभी अपने उसके अंदर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ जो हमारे पास n है ये नंबर ऑफ पीक्स मार्क विद द रेफरेंस कार्ड कि हमने अपना मटेरियल बनाया, उसकी XRD की पैटर्न आया, उस पैटर्न में पीक्स आई, उन पीक्स को हमने मैच करना है रेफरेंस कार्ड के साथ कि हमारी कितनी पीक्स रेफरेंस कार्ड के पीक्स के साथ मैच हो रही हैं, तो उसे हम कैपिटल N कहेंगे। इंटेंसिटी ऑफ पीक्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा, यानी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपके पास जो इंटेंसिटी आपकी पीक्स की आई हैं उसे आप आई कहेंगे। आई नॉट क्या है, पी इंटेंसिटी ऑफ पीक फ्रॉम द रेफरेंस कार्ड। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज ये हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये हमारे पास ग्राफ आया XRD का, उसकी हमने XRD की मटेरियल की, और ये हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू जो हैं आई हैं ये वाली, ये हमारे पास क्या है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये आई की वैल्यूज़ हैं, और जो हमारे पास रेफरेंस कार्ड है ये वाला, इसमें जो आई की वैल्यूज़ हैं वो ये दी गई हैं। इसे आप आई नॉट के तौर पे फार्मूले में ट्रीट करोगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, एक रेफरेंस कार्ड है और दूसरा हमारे पास हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एक चीज़ याद रखनी है कि रिलेटिव इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी कैन वेरी फ्रॉम मशीन टू मशीन, दैट्स वाई कंपेयर रिलेटिव इंटेंसिटी विद द रेफरेंस कार्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल इंटेंसिटी।
कहते हैं कि क्योंकि मशीन से मशीन एरर हो सकते हैं, जो पीक्स की इंटेंसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, इसलिए आपने सिंपल इंटेंसिटी की वैल्यू को रेफरेंस कार्ड के साथ कंपेयर नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें पीक्स आपको मिली हैं, पीक्स की इंटेंसिटी आपको मिली है, उस इंटेंसिटी को आपने रिलेटिव इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, रिलेटिव इंटेंसिटी को सिंपल इंटेंसिटी को रिलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने जितनी भी इंटेंसिटी की वैल्यूज़ हैं उन्हें हाईएस्ट इंटेंसिटी वैल्यूज़ पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास हमारी पीक हैं 1 2 3 4 5 और उनकी हाइट्स हमारे पास आई हैं, ठीक है। ये इंटेंसिटी को शो कर रही हैं, यानी आई नॉट को, ठीक है, सॉरी आई को। ये कहाँ से आई हैं, ये मैं आपको वैल्यूज़ दिखाता हूँ। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, मटेरियल का, उसका XRD ग्राफ आया। XRD ग्राफ में हमारे पास ये जो हाइट्स हैं ये इंटेंसिटी को शो कर रही हैं। इन इंटेंसिटी की वैल्यू को हमने रिलेटिव इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर लेना है। ये कैसे कन्वर्जन हुई है ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू है, हर इंटेंसिटी की वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू पे डिवाइड करके आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 3226.09, तो आप 2017.82 को 322 मैक्सिमम इस मैक्सिमम वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये रिलेटिव इंटेंसिटी आ गई 62.55। इसी तरीके से इसे भी मैक्सिमम पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 आ जाएगी रिलेटिव इंटेंसिटी। इसी तरीके से इसको भी मैक्सिमम वैल्यू पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इस तरीके से ये तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, लेबॉर्ट्री के अंदर निकल ऑक्साइड पार्टिकल्स बनाए, उनको फिर XRD की आपको ये 5 पीक्स मिली। पहले तो आपने इन पीक्स को रेफरेंस कार्ड के पीक्स के साथ मिलाया, आपने देखा आपकी 5 पीक्स जो हैं वो रेफरेंस कार्ड के साथ मिल रही हैं, उसे आपने कैपिटल N कह दिया। फिर इन पीक्स की जो हाइट थी, इंटेंसिटी थी, वो आपको मिली। आपने इसे किस में कन्वर्ट कर लेना है, रिलेटिव इंटेंसिटी में, कि हर वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपके पास रिलेटिव इंटेंसिटी आ जाएगी। अब इस रिलेटिव इंटेंसिटी को आपने रेफरेंस कार्ड के साथ कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पहली पीक की रिलेटिव इंटेंसिटी है 62.55 और हमारे पास जो रेफरेंस कार्ड है उसकी जो हमारे पास पहली पीक की रिलेटिव इंटेंसिटी है वो कितनी दी गई है, 68.8। तो इन इंटेंसिटी का अब आपने कंपैरिजन करना है और टेक्सचर कोएफिशिएंट को जो है वो कैलकुलेट करना है। वापस आते हैं जी अपने टॉपिक पे। तो ये हमने इस तरीके से रिलेटिव इंटेंसिटी निकाल ली। तो आपने क्या करना है, कॉलम बना लेना है, सही है। इंटेंसिटी आपके पास थी, आपने ये जो अपने रिलेटिव इंटेंसिटी अब ये कैलकुलेट की है सारी, ये वाली, ये वो है, ये सारी अब आई की वैल्यूज़ हैं। कौन से आई की, जो आपने, अल्लाह आपका भला करे, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा की। ये वाली रिलेटिव आई नॉट जो है ये रिलेटिव इंटेंसिटी की वैल्यूज़ हैं रेफरेंस कार्ड से। आई जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी की वैल्यूज़ हर पीक की, और आई नॉट जो आपने रेफरेंस कार्ड में हर पीक की रिलेटिव इंटेंसिटी की वैल्यूज़ हैं वो ले ली, इनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इनका आपने सम ले लेना है। अब आपने टेक्सचर कोएफिशिएंट का फार्मूला लगाना है। पीक 1 के लिए n आई ओवर आई नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा आई ओवर आई नॉट। तो पीक 1 आपकी ये है, इसके लिए आई है 62.55, इसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 68.8 से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, n हमारा 5 था, उसके बाद डिवाइड सम पे कर देना है 4.147, तो हमारे पास ये इसका टेक्सचर कोएफिशिएंट आ गया। इस तरीके से आपने हर पीक का टेक्सचर कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ये हमने हर पीक का टेक्सचर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें ये देखना है कि जिस पीक का टेक्सचर कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा, प्रेफरेबली आपके क्रिस्टल की ग्रोथ उसके प्लेन के अलोंग होगी, क्योंकि पीक की, हर पीक का आपको पता है ना, एक HKL की वैल्यू है और वो पीक एक्चुअली उस प्लेन से डाइफ्रैक्शन होने के बाद आपको मिली है। तो वो जो पीक है उसके HKL की वैल्यू आप देखोगे और देखोगे वो किस प्लेन से डाइफ्रैक्शन के बाद वो पीक आपको मिली थी। तो उस पीक का जो प्लेन होगा, प्रेफरेबली आपके क्रिस्टल की ग्रोथ उसी प्लेन की डायरेक्शन के अलोंग होगी।
तो ये टेक्सचर कोएफिशिएंट आपको बताता है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें हमने 3 चीज़ों को देखा, क्रिस्टलाइज्ड साइड्स बाय डेबाय-श्रेडर फार्मूला, और दूसरा था हमारे पास विलियमसन हॉल मेथड और टेक्सचर कोएफिशिएंट। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर होगी, लेकिन अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।